तक जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वो हमने डिस्कस किया था हमारा रेग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, वेयर y is the dependent variable and x is the independent variable. This is our regression model. और इस रिग्रेशन मॉडल में जो चीज़ हम मालूम करते हैं वो क्या मालूम करते हैं, ये पैरामीटर्स की वैल्यू यानी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। और अल्फा बीटा की वैल्यू जिस मेथड के थ्रू मालूम करते हैं वो हमने देखा था, वो कहलाता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू जब हम अल्फा बीटा की वैल्यूज़ मालूम करते हैं तो याद रखिएगा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की कुछ एजम्पशंस हैं। अगर वो एजम्पशंस सेटिस्फाई होंगी रिग्रेशन मॉडल में तब तो ओएलएस के रिजल्ट रिलायबल होंगे, अदरवाइज वो रिजल्ट रिलायबल नहीं है। उन तमाम एजम्पशंस में से जो पहली एजम्पशन है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डू नॉट कोरिलेट ईच अदर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट नहीं करने चाहिए। अगर वो आपस में कोरिलेट कर रहे होंगे तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर रिग्रेशन के आएंगे वो रिलायबल नहीं होंगे, आप उनको फर्दर प्रोसीड या इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डू नॉट कोरिलेट ईच अदर का मतलब क्या है ये देखें। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ कहते थे कि हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 z। x z इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं बीटा 1 को, if x increase by 1 unit y increase by beta 1 units keeping z या other factors constant। और बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, if z increase by 1 unit y increase by beta 2 keeping x और other factors remains constant। अब जो other factors remains constant है ये रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन में हम इस बात को कंसिडर करते हैं। अब मैं इन x y z की जगह कुछ वेरिएबल्स कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल y हमारे पास है, एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट की कंजम्पशन, और स्टूडेंट की कंजम्पशन डिपेंड करती है अल्फा प्लस बीटा 1 पॉकेट मनी प्लस बीटा 2 फादर्स इनकम। तो अगर हम इस मॉडल को इंटरप्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, पॉकेट मनी इंक्रीज बाय 1 यूनिट स्टूडेंट कंजम्पशन इंक्रीज बाय बीटा 1 कीपिंग फादर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। इफ फादर इनकम इंक्रीज बाय 1 यूनिट स्टूडेंट कंजम्पशन इंक्रीज बाय बीटा 2 कीपिंग पॉकेट मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हुआ ये कि फादर इनकम 1 यूनिट से इंक्रीज करेगी। जब फादर इनकम 1 यूनिट से इंक्रीज करेगी तो स्टूडेंट कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, बीटा 2 का चेंज इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम पहले इंटरप्रेट कर चुके हैं फादर इनकम इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन स्टूडेंट कंजम्पशन इंक्रीज बाय बीटा 2 कीपिंग पॉकेट मनी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आया कि ये पॉकेट मनी डिपेंड ही फादर्स की इनकम पे कर रहा था। तो जब फादर इनकम इंक्रीज हुई जिसकी वजह से स्टूडेंट कंजम्पशन में बीटा 2 का चेंज आया तो साथ साथ पॉकेट मनी भी बढ़ गई। जब पॉकेट मनी साथ साथ इंक्रीज कर गई तो यकीनन स्टूडेंट कंजम्पशन में कुछ और भी चेंज आया होगा, एग्जैक्ट बीटा 1 नहीं लेकिन कुछ करीब। इसका मतलब आपका मॉडल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि डिपेंडेंट में जो चेंज आने वाला था वो ट्रू रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है इस मॉडल से, क्योंकि ये मॉडल आपको बता रहा था कि फादर इनकम की वजह से सिर्फ बीटा 2 का चेंज आएगा, लेकिन फादर इनकम की वजह से बीटा 2 का चेंज तो आया लेकिन उसके साथ साथ पॉकेट मनी भी चेंज हो गई। पॉकेट मनी के बाद फिर बीटा 1 का भी कुछ हिस्से का भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में फादर इनकम की वजह से जो चेंज आना था अब वो चेंज इस मॉडल से सही रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। क्यों सही रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, क्योंकि हम बात करते थे कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट की, और यहाँ पर फादर इनकम के बाद पॉकेट मनी कांस्टेंट नहीं रही।
जब पॉकेट मनी कांस्टेंट नहीं रही, इसका मतलब है जो हमने यहाँ पर बात की थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डू नॉट कोरिलेट ईच अदर, ये assumption इस मॉडल में वैलिड नहीं नजर आ रही। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में क्या करना शुरू हो गए, कोरिलेट करना शुरू हो गए। तो याद रखिएगा, व्हेनेवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेट ईच अदर, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेट करना शुरू हो जाएं तो इस प्रॉब्लम को हमने नाम दिया है multicollinearity. Multicollinearity exists when independent variables correlate each other in regression model. This is the problem. और सवाल ये है कि अगर मल्टीकोलिनियरिटी आ गई तो मल्टीकोलिनियरिटी से क्या फर्क पड़ता है, मॉडल में खराबी क्या आती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इसकी इलनेस से, मॉडल की इलनेस से, कि मॉडल में इलनेस, मॉडल में खराबी क्या आती है। तो हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर जाते हैं तो उसकी वजह से डिपेंडेंट में जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है। अब जब भी स्टैटिस्टिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा की डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका मीन है और ये इसका वेरिएशन है। अनसर्टेन होने का मतलब होता है वेरिएशन बढ़ जाता है, और इसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं इनएफिशिएंट। किसी भी चीज का अगर वेरिएशन बढ़ जाए या वेरिएंस बढ़ जाए तो उसको कहते हैं इनएफिशिएंट। तो अगर किसी भी रिग्रेशन मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हों, तो इसका मतलब ये होता है कि डिपेंडेंट में आने वाले जो चेंज, ये बीटाज जो शो करते हैं, ये बेसिकली अनसर्टेन हो जाते हैं, और अनसर्टेन होने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, ये इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो मॉडल में अगर मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करे तो मॉडल में इसकी इलनेस क्या होती है, inefficiency of coefficient. कोफिशिएंट इनएफिशिएंट हो जाते हैं, मॉडल में डिपेंडेंट में आने वाले सही चेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। फिर अगर किसी मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी है तो उसको कैसे पता करेंगे, उसके लिए तीसरी हम एक चीज और देखेंगे, इसका मेजर कि मल्टी कोलिनियरिटी को किसी रिग्रेशन मॉडल में मेजर कैसे किया जाएगा। तो जैसे हम पहले ही यहाँ पर बात देख चुके हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी की वजह से वेरिएशन बढ़ जाता है, तो इसके मेजर का जो नाम है वो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इसको कहा जाता है VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। कि जब मल्टी कोलिनियरिटी अगर मॉडल में आ जाए तो मल्टी कोलिनियरिटी की वजह से मॉडल में क्या प्रॉब्लम आती है कि वेरिएशन बढ़ जाता है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से हमने कहा मॉडल में खराबी आ रही है, इनएफिशिएंसी ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इनएफिशिएंट हो जाते हैं। इस मल्टी कोलिनियरिटी को किसी मॉडल में कैसे पता किया जाना चाहिए, तो उसके लिए मेजर है हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VIF। अब थोड़ा डिस्कशन इस VIF पे करते हैं। VIF का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ एक छोटा सा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो क्या होता है कि आर स्क्वायर आपके इस रिग्रेशन मॉडल का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिग्रेशन मॉडल लिखूँ y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 z प्लस बीटा 3 a। अब यहाँ पर मेरे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x, z एंड a, और एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज y। मल्टी कोलिनियरिटी के बारे में हमने क्या बात की थी कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेट ईच अदर, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेट ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ मल्टी कोलिनियरिटी का ताल्लुक डिपेंडेंट वेरिएबल से नहीं। तो ये जो आर स्क्वायर है, अगर हम इस मॉडल का इस्तेमाल कर लें तो इस मॉडल का आर स्क्वायर तो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल का आर स्क्वायर होगा, जबकि VIF का वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का और मल्टी कोलिनियरिटी का जो ताल्लुक है वो डिपेंडेंट वेरिएबल से नहीं है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से है। तो अब ये समझेंगे आर स्क्वायर कैसे आता है।
करते क्या है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन सबको बारी बारी डिपेंडेंट बनाते हैं y को एक्सक्लूड करके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने y को हटा दें, अब उसके बाद x, z और a, तो मैंने x को डिपेंडेंट बनाया, ये मॉडल रन किया। अब इस मॉडल में x जो कि असल मॉडल में इंडिपेंडेंट है लेकिन मैंने डिपेंडेंट बनाया, z और a इंडिपेंडेंट बनाया। अब z और a मिलकर x को क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जब ये मॉडल रन करूंगा कोई ना कोई आर स्क्वायर आएगा, वो आर स्क्वायर जब मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास VIF की वैल्यू आएगी VIF फॉर x। इसी तरीके से दूसरा क्या होगा, जब मैं z को डिपेंडेंट रखूंगा अल्फा प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 3 a। अब z को डिपेंडेंट बनाया, x और a को इंडिपेंडेंट बनाया। इन दोनों को इंडिपेंडेंट बनाने के बाद जब मॉडल रन करूंगा तो कोई ना कोई आर स्क्वायर आएगा जो ये बताएगा x और a मिलकर z को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस आर स्क्वायर को जब मैं यहाँ रखूंगा तो VIF की वैल्यू आ जाएगी फॉर z। इसी तरह जब a को डिपेंडेंट बनाऊंगा, x और z को इंडिपेंडेंट रखूंगा तो वहां से जो आर स्क्वायर आएगा उसके थ्रू हम निकालेंगे VIF फॉर a। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल में मौजूद होंगे उतना ही VIF निकलेगा। हर वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का VIF अलग अलग निकलेगा। अच्छा, आप एज्यूम करें कि VIF की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इस इंडिपेंडेंट को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करते तो आर स्क्वायर हो जाएगा 0। जब आर स्क्वायर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर को अगर मैं 0 रखूँ 1/1 माइनस 0 तो इसका आंसर निकलेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करेंगे तो उस वक्त VIF की वैल्यू आ जाएगी 1। VIF की वैल्यू अगर 1 है तो उसका मतलब है इंडिपेंडेंट आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे। एज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा कोरिलेशन शुरू हो गया, यानी इन्होंने आपस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो आर स्क्वायर बहुत छोटी सी वैल्यू आ गई, एज्यूम करें 0.1। तो जब ये 0.1 यहाँ रखूंगा तो 1/1 माइनस 0.1 1/0.9, ये आंसर आ जाएगा 1.11। तो VIF 1 से इंक्रीज हो गया। कब? जब इंडिपेंडेंट आपस में रिलेट करना शुरू हो गए। तो इसका मतलब VIF की कम से कम वैल्यू 1 है, और जब VIF इंक्रीज होना शुरू हो जाए 1 से तो इंडिपेंडेंट आपस में कोरिलेट करना शुरू हो गए। तो आप क्या बोलेंगे, मल्टी कोलिनियरिटी आना शुरू हो गई। लेकिन आखिर VIF की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम ये बात देखें कि आप कहें कि मल्टी कोलिनियरिटी मॉडल में सीवियर है। तो स्टैटिस्टिशियन ने इसका आंसर किया। कुछ स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि 1 से बड़ा हो तो आप मल्टी कंसिडर करेंगे कि मल्टी कोलिनियरिटी है, इसको नहीं होना चाहिए। कुछ स्टैटिस्टिशियन कहते हैं VIF अगर 5 से बड़ा हो तो आप कहेंगे मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। और कुछ स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि VIF अगर 10 या उससे बड़ा हो जाए तब आप कहें कि मल्टी कोलिनियरिटी सीवियर है, अदरवाइज सीवियर नहीं है। तो ये आपके पास मेजर है मल्टी कोलिनियरिटी का VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। और हम जिस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, और अक्सर जो फॉलो किया जाता है वो इस 10 वाले क्राइटेरिया को, कि अगर VIF की वैल्यू 10 या उससे ज़्यादा हो तो हम मल्टी कोलिनियरिटी को सीवियर कंसिडर करेंगे। और जब कोई भी प्रॉब्लम किसी भी मॉडल में सीवियरिटी इख्तियार कर ले तो फिर उसके बाद बात की जाएगी उसके रिमूवल्स की, फिर बात की जाएगी उसके रिमूवल्स की। अब हम डिस्कस करेंगे रिमूवल्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। रिमूवल्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। नंबर 1, जैसे हमने देखा कि अगर VIF 10 से कम है तो मल्टी कोलिनियरिटी है, लेकिन हम उसको सीवियर कंसिडर नहीं करेंगे। और जब सीवियर कंसिडर नहीं करेंगे तो किसी रिमूवल को भी एक्सटर्नली अप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो हम बोलेंगे लीव द मॉडल अलोन। लीव द मॉडल अलोन, कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर VIF 10 से कम है। नंबर 2, जिस वेरिएबल में, जरूरी नहीं है सारे वेरिएबल्स के VIF एक साथ ज्यादा आ जाए, किसी का ज्यादा आ जाएगा किसी का कम आएगा।
तो जिस वेरिएबल का VIF 10 आ जाए या उसको क्रॉस कर जाए तो आप उसको एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड दी वेरिएबल। अब यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि कभी कभार मॉडल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनकी बेस पर आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है, जिनकी बेस पर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, तो उसको तो हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 z। अब इस मॉडल में जो आपकी रिसर्च क्वेश्चन है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो है रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। z को हमने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है एज ए कंट्रोल वेरिएबल। तो अगर किसी कंट्रोल वेरिएबल का VIF 10 या उससे ज्यादा हो जाए तब आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे वेरिएबल का जो जिसकी बेस पर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन हो, इनको हम ये भी कहते हैं फोकस वेरिएबल। तो फोकस वेरिएबल के लिए ये रिमूवल अप्लाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फोकस वेरिएबल को एक्सक्लूड कर देंगे तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा, रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ सकता। तो एक्सक्लूड दी वेरिएबल ये मेजर उसी वक्त अप्लाई करेंगे जब ये किस वेरिएबल के लिए आ रहा होगा, कंट्रोल वेरिएबल के लिए। नंबर 3, फॉर एग्जांपल अगर सारे ही वेरिएबल फोकस हो, जैसे हम बहुत सारी स्टडी जैसे करते हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ y, यानी बहुत सारे फैक्टर जो y को इफेक्ट करते हैं, तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फोकस हैं। तो ऐसी सूरत में आप किसी को एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम क्या काम करते हैं, चेंज दी मेजर, उस वेरिएबल का मेजर बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आसानी से एक बात बता दूं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी है जिसमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस आपका वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी में मल्टीकोलिनियरिटी आ गई है और यही फोकस वेरिएबल है। अब इसको एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, तो फिर मेजर चेंज करेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस को कैसे कैसे मेजर किया जाएगा, तो आप कहेंगे CGPA से, फाइनल टर्म मार्क्स से, मिड टर्म मार्क्स से, क्लास पार्टिसिपेशन से, क्विज़ेस से, असाइनमेंट से, फला फला। तो इनमें से किसी को भी ले लूँगा तो वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एज्यूम करें कि मैंने शुरू में CGPA लिया किसी मॉडल में जिसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और उसमें मल्टीकोलिनियरिटी ज़्यादा आ गई, VIF 10 से ज़्यादा आ गया, तो अब मैं इस वेरिएबल को तो नहीं चेंज कर सकता। हाँ, मैंने फिर क्या काम करूँगा कि CGPA को हटाकर मैंने कहा कि भाई मैं फाइनल टर्म मार्क्स ले लेता हूँ। जब मैं फाइनल टर्म मार्क्स ले लूँगा तो चांसेस क्या हैं कि जो पहले वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे थे CGPA की वैल्यू से, फाइनल टर्म मार्क्स के बाद हो सकता है वो वेरिएबल्स उतने वैसे कोरिलेट ना करें। तो जब उनका कोरिलेशन वीक हो जाएगा तो जो VIF की वैल्यू ज्यादा थी 10 या उससे ज्यादा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर लेस देन 10 हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड चेंज दी मेजर, कि आपने मेजर को चेंज कर दिया। और अगर इस लास्ट इसका रिमूवल है कि अगर आपने सारे काम कर लिए और मल्टीकोलिनियरिटी रिमूव नहीं हो रही, तो इसके लिए फिर हम क्या काम करते हैं, जैसे टाइम, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले लिए x और z, ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है। अब इनकी मूवमेंट बता रही है, इनकी मूवमेंट के ये आपस में बहुत क्लोज मूव कर रहे हैं, और क्लोज मूव करने का मतलब यह है कि ये आपस में हाईली कोरिलेटेड है। अगर इन दोनों वेरिएबल को किसी रिग्रेशन मॉडल में एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल करूं तो यकीनन ये आपस में हाईली कोरिलेट करेंगे, और जब हाईली कोरिलेट करेंगे तो जो इनका VIF है वो 10 से ग्रेटर हो जाएगा। जैसे ही हमने देखा कि वो VIF 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या काम करते हैं, इसका जो चौथा रिमूवल है वो है इंक्रीज इन सैंपल साइज। सैंपल साइज बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे ये मैंने सैंपल साइज बढ़ा दिया रेड का भी, ये मैंने रेड का बढ़ा दिया, और जब मैंने इस ब्लू दूसरे वेरिएबल का सैंपल साइज बढ़ाया तो वो कुछ ऐसा नजर आया। तो अब अगर आप गौर करें सैंपल साइज को इंक्रीज करने के बाद,
तो सैंपल साइज को इंक्रीज करने के बाद ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पहले जिस हिस्से में मैं देख रहा था वो बहुत हाईली कोरिलेटेड था, लेकिन अगर ओवरऑल सैंपल को मैं चेक करूं सैंपल साइज बढ़ाने के बाद तो इनका कोरिलेशन क्या हो गया है, वीक हो गया है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सैंपल साइज बढ़ाने से कोरिलेशन वीक हो जाएगा तो हम इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि जो VIF 10 को क्रॉस कर रहा था वो वापस क्या हो जाए, लेस देन 10 हो जाए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है, उसकी वजह से रेगुलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, वो कैसे मेजर किया जाता है और उसके रिमूवल्स के कौन कौन से मेथड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।